Good morning, students. Welcome to TSN Education. We will do chapter 3rd, ruling the countryside from our past history. The Blue Rebellion and after. इस टॉपिक को देखने से पहले हम यहाँ पर एक जो इमेज दी गई है हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस, इंडिगो किस तरह से प्रोड्यूस होता था। नील का उत्पादन किस तरह से किया जाता था। ये इमेज जो 10 दे रखी है यहाँ पर आपको, इसमें एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863। इमेज जो 10 दे रखी है इंडिगो फील्ड्स के पास की फैक्ट्री की है जो विलियम सिम्पसन ने पेंट की थी। द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स। इंडिगो विलेज प्लांटर्स की फैक्ट्री के पास होते थे। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द वेट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। हार्वेस्टिंग के बाद जो इंडिगो प्लांट को फैक्ट्री के जो वेट्स होते हैं होद में पहुंचा दिया जाता था। 3 और 4 वेट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। कलर बनाने के लिए 3 या 4 वेट्स की नीड होती थी। ईच वेट हैड अ सेपरेट फंक्शन। हर एक जो वेट था उसका सेपरेट अलग से एक फंक्शन होता था, हर एक वेट अलग काम में आता था। The leaves stripped of the indigo plant were first soaked in warm water in a vat known as the fermenting to steeper vat for several hours. When the plants fermented, the liquid began to boil and bubble. Now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into another vat that was placed just below the first vat. कलर्स बनाने के लिए 3 या 4 वेट्स की नीड होती थी। ईच वेट का सेपरेट फंक्शन था। इंडिगो प्लांट से लीव्स को सेपरेट करके वार्म वाटर में के जो वेट था वह गर्म पानी का जो होता उसमें कई आवर्स तक सोक किया जाता था। इस वेट को स्टीपर वेट कहा जाता था। व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड, जब जो प्लांट्स हैं वो फर्मेंट हो जाते थे, प्लांट लिक्विड बॉयल होकर उसमें बबल आने लगते थे। जो वहाँ उस टाइम उस वेट में जो लिक्विड होता था वह बॉयल हो जाता था और उसमें बबल्स आने लगते थे, बुलबुले उठते थे। अब जो रॉटन लीव्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता था उस वेट से और लिक्विड को अनदर वेट में ड्रेन किया जाता था। जो बचा हुआ लिक्विड है उसे अनदर वेट में ड्रेन कर दिया जाता था। अनदर जो वेट होता था दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट, कि वो फर्स्ट वेट के बिल्कुल नीचे की ओर ही होता था। इन द सेकेंड वेट नोन एज द बीटर वेट, सेकेंड जो वेट है जिसे कि बीटर वेट के नाम से जाना जाता है। द सॉल्यूशन वॉज कंटिन्यूसली स्टिर्ड एंड बीटन विथ पेडल्स। उस सॉल्यूशन को कंटिन्यू स्टिर किया जाता था, हिलाया जाता था, पेडल्स के द्वारा बीट किया जाता था। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन एंड देन ब्लू, जब जो लिक्विड है वो ग्रीन और ब्लू में टर्न हो जाता था, बदल जाता था, लाइम वाटर वॉज एडेड टू द वेट। वहाँ पर उसमें वेट में लाइम वाटर जो चूने का पानी है वह मिलाया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेट आउट इन फ्लैक्स, जो इंडिगो है वो धीरे धीरे फ्लैक्स में जो पपड़ियों से उसकी जमने लग जाती थी। अब मडी सेडिमेंट सेटल एट द बॉटम, जो मडी उसके सेडिमेंट होते थे वो उसके बॉटम में सेटल हो जाते थे ऑफ द वेट, वेट के बॉटम में सेटल हो जाते थे। एंड क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस, और जो क्लियर लिक्विड था वो सरफेस पर ऊपर की ओर आ जाता था। द लिक्विड वॉज ड्रेन ऑफ एंड द सेडिमेंट द इंडिगो पल्प, जो लिक्विड है उसे एक अनदर जो वेट था उसमें ड्रेन किया जाता था और जो सेडिमेंट्स थे इंडिगो पल्प के इन्हें दूसरे वेट में सेटलिंग जिसे कहा जाता है उसमें रखा जाता था। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल,
और उसे उसके बाद प्रेस करके ड्राई किया जाता था, सुखा लिया जाता था, जिसके बाद उसे सेल किया जा सके। हेयर यू कैन see the last stage of the production, workers stamping and cutting the indigo pulp that has been pressed and molded. In the background you can see worker carrying away the blocks for drying. यहाँ हम देखेंगे कि प्रोडक्शन की एक लास्ट स्टेज है। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं इंडिगो की कटिंग कर रहे हैं और उसके जो पल्प को स्टैम्पिंग किया जा रहा है। बैकग्राउंड में जो वर्कर हैं वो इंडिगो को ड्राई करने के लिए ब्लॉक्स में ले जा रहे हैं। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर In March 1859, thousands of rights in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में बंगाल के 1000 राइट्स ने इंडिगो को ग्रो करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। इंडिगो की जो फसल है उसको उगाने से मना कर दिया था। एज द रेबेलियन स्प्रेड, इसके कारण जो विद्रोह फैला था, राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। Armed with swords and spears, bows and arrows, women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and the Gomastas, agent of planters, who came to collect rent, were beaten up. Rights swore they would no longer take advance to sow indigo nor be bullied by the planters. Lathials, the लाठी wielding strongmen maintained by the planters. मार्च 1859 में बंगाल के 1000 जो राइट्स थे उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, और इससे जो रेबेलियन है ये स्प्रेड हुआ था, रेबेलियन विद्रोह फैला था। राइट्स रिफ्यूज़ कर रहे थे पे रेंट करने को, जो कि प्लांटर्स हैं उन्हें रेंट पे करने को राइट्स ने मना कर दिया था, राइट्स ने प्लांटर्स को। और इसके अलावा स्वॉर्ड्स जो तलवार है, स्पीयर्स भाले, बोज एंड एरोज तलवार भाले और तीर कमान लेकर इंडिगो की जो फैक्ट्री थी उस पर जो राइट्स थे वो अटैक करने लगे थे। विमेन भी अपने किचन इम्प्लीमेंट्स, पैन, पॉट्स इनको लेकर लड़ाई में शामिल हो रही थी। जो लोग प्लांटर्स के लिए वर्क कर रहे थे उन्होंने उसका सोशली बाइकॉट किया, सामाजिक उसका बहिष्कार किया। और गोमस्ताज जो कि प्लांटर्स के एजेंट थे, जो रेंट लेते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, उन्हें भी मारा गया, बीटेन अप। और जो राइट्स थे उन्होंने कसम खा ली थी कि इंडिगो के लिए वे अब कोई भी एडवांस नहीं लेंगे, कैश एडवांस नहीं लेंगे। और प्लांटर्स ने जो स्ट्रॉन्ग मैन रखे हुए थे अपने जो इस फैक्ट्री को और इस जो वो कल्टीवेशन करते थे उसको मेंटेन करने के लिए, लाठियाल या लाठी वाले जो थे उनसे उन्होंने कसम खा ली थी कि नहीं डरेंगे। राइट्स ने कसम खाई थी कि लाठी वाले जो हैं उनसे नहीं डरेंगे। Why did the indigo peasant decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly, the indigo system was intensely oppressive, but those who were oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. इंडिगो पीजेंट्स ने डिसाइड किया वे अब साइलेंट नहीं रहेंगे। उन्होंने रिबेल जो विद्रोह की, उन्हें पावर्स कहाँ से मिली थी? इंडिगो सिस्टम ऑपरेसिव था, बट जो लोग ऑपरेस्ड थे वे हमेशा रिबेल विद्रोह नहीं करते थे। दे डू सो ओनली एट टाइम, वे कभी कभी ऐसा करते थे। इन 1859 द इंडिगो रियोट्स फेल्ट दैट they had the support of the local zamindar and the village headmen in their rebellion against the planters. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battle with the Lathials. In other places, even the zamindars went around villages urging the rights to resist the planters. These zamindars were
unhappy with increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. In 1859 में इंडिगो राइट्स ने यह फील किया कि जो प्लांटर्स हैं, इंडिगो प्लांटर्स हैं, के अगेंस्ट लोकल ज़मींदार और जो वहाँ के विलेज हेडमैन हैं उनसे भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो ज़मींदार हैं या विलेज हेडमैन भी उनके खिलाफ हों। इन मैनी विलेजेस, बहुत से विलेजेस में विलेज जो हेडमैन जो थे उनको इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर फोर्स किया गया था कि साइन करने के लिए। अगर कोई भी इंडिगो को जो फसल तैयार करने वाले होते थे, जो राइट्स थे, अगर वे लोग उन पर कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन नहीं करते थे तो वहाँ विलेज के जो हेडमैन होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि वे उन पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। और वही हेडमैन्स जो थे उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स को कलेक्ट किया, एक साथ इकट्ठा किया और लाठियाल जो कि स्ट्रॉन्ग मैन इन्होंने रखे थे उनके अगेंस्ट उन्हें किया, और उसके बाद जो पीजेंट्स थे उनके और लाठियाल्स की बैटल हुई थी। अदर प्लेसेस, कई ऐसी जो दूसरी जगह थी वहाँ पर ज़मींदार जो थे एक विलेज से दूसरी विलेज जा रहे थे और वहाँ के जो राइट्स थे उनको प्लांटर्स के खिलाफ कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ के जो पीजेंट्स हैं, जो राइट्स हैं, ये प्लांटर्स के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि ये जो ज़मींदार होते थे इनकी जो प्लांटर्स की बढ़ती हुई जो पावर्स थी उनसे ये खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे, और प्लांटर्स उन्हें फोर्स करके उनकी जो लैंड होती थी उनको फोर्सफुली काफ़ी टाइम तक लीज पर उनसे ज़बरदस्ती ले लिया करते थे। इससे वहाँ के जो ज़मींदार थे वो काफ़ी नाराज़ थे और वहाँ पर रिबेल करने की सोच रहे थे, विद्रोह करने की सोच रहे थे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।